दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का काफ़ी ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के इस वीडियो में टोटल हम 25 प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों सभी प्रश्न को आपको काफ़ी अच्छे तरह से बताएंगे ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए और उसका सही आंसर आप एग्जाम में कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों यह मेरा जो है तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी इस सीरीज का अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पे जाकर आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न में कह रहा है कि एंड गेट का बुलियन व्यंजक है। एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है? ए डॉट बी बराबर वाई, ए प्लस बी बराबर वाई, ए बराबर बी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों पहले नंबर आपको हम सिंबल बताते हैं, उसके बाद इसका बुलियन व्यंजक बताएंगे, ठीक है। तो देखिए एंड गेट जो होता है इसका जो सिंबल होता है वह इस तरह का इसका सिंबल होता है, ठीक है। आप सिंबल भी याद रखिएगा क्योंकि सिंबल भी आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ए और बी अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे जो वाई आउटपुट निकलेगा यहाँ पे एंड गेट के लिए जो होता है वह ए डॉट बी होता है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। यह जो हो गया मेरा एंड गेट का बुलियन व्यंजक हो गया, बुलियन व्यंजक और यह सिंबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे याद किस तरह से करना है आपको, देखिए आपको ट्रिक बता दें। यहाँ पे डी है, ठीक है। तो डी को आप एंड गेट में या डी आ रहा है तो डी से आप समझिएगा कि डी से डॉट होता है, ठीक है। आप डी से डॉट समझिएगा, डॉट यहाँ पे मैंने ए डॉट बी, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिक लगा के इसे याद कर सकते हैं ताकि आप कभी भी ना भूलें, ठीक है। और देखिए आपको और गेट का बता रहे हैं। और गेट का जो सिंबल होता है वो और गेट का इस तरह से सिंबल होता है। यहाँ पे ए और बी इनपुट हो गया, ए और बी इनपुट है तो मेरा आउटपुट जो निकल के आएगा वह ए प्लस के बी आएगा, ठीक है। तो आपको डॉट वाला याद रहेगा तो मेरा यह प्लस वाला अपने आप समझ जाइएगा कि यह और गेट का है, ठीक है। और गेट का यह हो जाएगा इसका बुलियन व्यंजक ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और एंड गेट में क्या होता है कि ए डॉट बी होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत करिएगा। डी से डॉट आप समझ कर इसे और एंड गेट का याद रखिएगा, ठीक है। और में जो होता है यहाँ पे प्लस साइन होता है। और अगला जो है मेरा नॉट गेट, ठीक है। तो नॉट गेट का जो सिंबल होता है वह इस तरह का होता है, ठीक है। यानी ए आप अगर दे रहे हैं तो इससे निकल जो आउटपुट होगा वह ए के पावर बार निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तीनों बता दिए, तीनों याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाई इक्वल टू जो हो जाएगा ए डॉट बी हो जाएगा। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा में कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में हरा रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में जो हरा रंग का जो मान होता है वो क्या होता है? तो देखिए 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है या 6 होता है। तो देखिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उसी तरह से आप याद रखिएगा, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए आप ट्रिक याद रखना है, बी बी रो ए जी बी के लिए, ठीक है। बी बी रो ए जी बी के लिए इस तरह से आपको ट्रिक है। उसका आपका इस पर एक हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। देखिए बी बी रोए जी बी के लिए इस तरह से याद रखना है। 20 मेरा हो गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो और यह ग्रीन। और नंबरिंग कहाँ से देना है? तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए ग्रीन के लिए कितना पे आया? 5 पे आया, यानी मेरा इसका जो कलर कोड हरा रंग के लिए जो हो जाएगा वह 5 आ जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। यही अगर आपसे रेड के लिए पूछा जाता तो कितना हो जाता? 2 हो जाता, ठीक है। इसी तरह से आप याद रखना है कि बी बी रोए जी बी के लिए। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है। यानी पी टाइप अर्धचालक में जो होता है मेजर करंट कैरियर होता है वह क्या होता है? होल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो पी टाइप अर्धचालक में जो मुख्य धारा वाहक होता है वह होल होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा होल होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यही अगर आपको एन टाइप में पूछा जाता कि मुख्य धारा वाहक क्या होता है तो वह इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एन टाइप के लिए। अगला क्वेश्चन चौथा में कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तांबा होता है, सोना होता है, चांदी होता है या जस्ता होता है? तो देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जा रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह चांदी हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है चांदी, क्योंकि दोस्तों चांदी का जो होता है रेसिस्टिविटी जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो है यहाँ पे विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है व्यतिकरण, दूसरा है प्रकीर्णन
और तीसरा में दे रहा है अपवर्तन और चौथा में दे रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वह जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है किस सिद्धांत पर, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो डी करेक्ट आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर, छठा में कह रहा है कि द डिवाइस विच कन्वर्ट AC इंटू DC इज, मैंने वैसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है उसे मैंने कौन सा डिवाइस कहते हैं। ट्रांसफार्मर बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं या ऑसिलेटर बोलते हैं। तो उसे जो है रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर जो होता है वह अल्टरनेटिंग करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2000 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है, तो संधारित्र की धारिता होगी 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 200 माइक्रोफैराड या 20 माइक्रोफैराड। तो दोस्तों आपको देखिए काफ़ी शानदार तरीके से बता रहे हैं, बस उसी तरह से आप याद करिए, रहिएगा, आप एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक फार्मूला आप याद रखिएगा, Q इक्वल टू CV। ठीक है, जहाँ पे Q हो गया मेरा चार्ज हो गया और C मेरा कैपेसिटी हो गया संधारित्र का, और भी जो है ये वोल्टेज होता है। ठीक है, वोल्ट होता है, विमोन्य पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो देखिए Q हमें कितना दिया हुआ है, 2000 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। तो Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2000 माइक्रोकूलम। ठीक है, बराबर C तो हमें निकालना है, और भी कितना दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर 2000 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है। ठीक है, तो 1000 वोल्ट दे रहा है, यानी यह मेरा जो हो गया भी हो गया 1000। ठीक है, अगर C बराबर आप निकालना चाहेगा तो देखिए ये कट के 2 में तब कट जाएगा, तो C बराबर कितना आ गया 2, और यह माइक्रोफैराड में दे रहा है तो यहाँ पे माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन में सही हो गया इसका करेक्ट आंसर, तो ए ऑप्शन में दे रहा है 2 माइक्रोफैराड, तो ये ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, इस फार्मूला को याद रखिएगा, Q इक्वल टू CV। तो यहाँ पे मेरा Q का जो वैल्यू दिया है 2000 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, और भी जो है 1000 दिया हुआ है, इसी को काट कर हम लेके आ गए C इक्वल टू आ गया 2 माइक्रोफैराड, जो कि ए ऑप्शन में हमें मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां में कह रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है कम होता है, बड़ा होता है, बहुत कम होता है या बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो दोस्तों एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत कम, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बहुत कम। यही अगर आपको वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछा जाता है तो वहाँ पे बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। और एमीटर का जो काम है वह क्या है, तो वह विद्युत धारा को मेजर करना। ठीक है, आई यानी करंट को मेजर करता है, विद्युत धारा को मेजर करता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, वोल्ट मीटर जो है वह विभवांतर को मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है यानी ई बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वह क्या होता है, आपको दिया हुआ एच न्यू बटा के C 1/2 mv या H बटा के P। तो ई बराबर जो फोटोन की एनर्जी का जो फार्मूला होता है वह H न्यू होता है। ठीक है, H मेरा प्लांक कांस्टेंट हो गया, न्यू मेरा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ए ऑप्शन में दे रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है वह किसका होता है, धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत शक्ति का। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है दोस्तों वह विद्युत ऊर्जा का होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा में जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह क्या होता है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य में जो ऊर्जा का जो स्रोत का जो मुख्य कारण है वहाँ पे सूर्य में नाभिकीय संलयन हो रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, नाभिकीय संलयन। ठीक है, और परमाणु भट्ठी वगैरह में जो होता है वह नाभिकीय विखंडन होता है, इसे भी आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन जो होता है यानी परमाणु भट्ठी में जो होता है वह नाभिकीय विखंडन होता है, और सूर्य में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि सौर ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है, तो बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, यानी विद्युत हीटर में बनाने के लिए जो कुंडली का प्रयोग किया जाता है वह उसमें कौन सा तत्व का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तांबा का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का या जस्ता का। तो विद्युत हीटर बनाने के लिए तार का जो कुंडली का प्रयोग किया जाता है उसमें नाइक्रोम तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, नाइक्रोम। और दोस्तों बल्ब में जो होता है वह
बल्ब में जो होता है वह वहाँ पे टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इससे भी याद रखिएगा, बल्ब में जो हो गया टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है और विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान। दोस्तों ताप का जो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वह रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, घटेगा, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस का जो मान होगा वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बढ़ता है। ठीक है, जो आर का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आर का मान भी इंक्रीज करेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। कह रहा है अगला क्वेश्चन 14 नंबर की ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, या एम्पियर पर मीटर होता है। तो ध्रुव प्रबलता काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा एम्पियर मीटर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, एम्पियर मीटर। अगला क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी महत्तम भेदन क्षमता है। महत्तम भेदन यानी मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसका है, एक्स किरणें का, कैथोड किरणें का, गामा किरणें का, या बीटा किरणें का। तो मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर महत्तम भेदन क्षमता जो होती है वह गामा किरणें का होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि तप्त तार एमीटर का कार्यविधि किस पर आधारित है। तप्त तार यानी हॉट वायर एमीटर जो होता है उसका जो कार्य विधि होता है वह किस पर आधारित है, तो धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, या प्रेरित विद्युत पर। तो तप्त तार एमीटर जो होता है उसका जो कार्य विधि है वह धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, धारा के उष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन का मात्रक होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर, वेबर एम्पियर मीटर, या वेबर। तो दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो है ऐसा यूनिट से रिलेटेड काफ़ी माने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका मात्रक क्या होगा, तो यह वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए ऑप्शन में दे रहा है तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने क्वांटम सिद्धांत पर किया। पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा में ओम, तीसरा में आइंस्टीन, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो व्याख्या क्वांटम सिद्धांत पर किए हैं वह आइंस्टीन ने किया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन 19 में कह रहा है दोस्तों कि मूल गेट जो बेसिक गेट होता है वह कौन कौन है। ठीक है, एंड और, नैंड और नोर, एंड और नोट, ठीक है, और नोट। ठीक है, तो मूल गेट जो होता है बेसिक जो गेट होता है वह एंड और नोट गेट होता है। ठीक है, 3 गेट जो है यह बेसिक गेट होता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, एंड और नोट। ठीक है, तो सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर अभी तक हमारे इस चैनल जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए काफ़ी मेहनत से वीडियो बना कर लाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है, और लाइक भी इस वीडियो को जरूर से जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन 20 में कह रहा है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होता है वह क्या है, तो देखिए आपको लैम्डा बराबर एच बटा एम भी दिया हुआ है, लैम्डा बराबर एच एम भी दिया हुआ है, लैम्डा बराबर जो है एच भी दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होता है, वेवलेंथ जो होता है वह लैम्डा बराबर जो होता है एच बटा के एम भी होता है। ठीक है, एच बटा के एम भी, आप इस रिलेशन को याद रखिएगा, इसे जो है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो लैम्डा बराबर हो गया एच बटा एम भी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, लैम्डा बराबर एच बटा एम भी। अगला क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इक्वल टू, यानी ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है वह किसके बराबर होता है, इनपुट पावर बटा आउटपुट पावर, और दूसरा में दे रहा है आउटपुट पावर बटा के इनपुट पावर, या बोथ, या नन ऑफ दीज। तो देखिए इफिशियंसी ऑफ जो ट्रांसफार्मर होता है वो आउटपुट पावर बटा के इनपुट पावर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप याद रखिएगा आउटपुट पावर बटा के इनपुट पावर। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो बराबर होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर जो होता है मात्रक किस राशि का होता है, विद्युत फ्लक्स का,
विद्युतीय विभव का, विद्युतीय धारिता, विद्युत धारिता का या विद्युतीय क्षेत्र का। तो वोल्ट पर मीटर जो होता है, मात्रक जो होता है, विद्युतीय क्षेत्र का होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, विद्युतीय क्षेत्र। तो यहाँ पे मेरा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप हमारे और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको अभी से ही शुरू से ही मेहनत करते रहना है, ताकि दोस्तों आप एग्ज़ाम नज़दीक आए तो आप उस टाइम प्रेशर में नहीं रहें। अभी से ही आपको काफ़ी अच्छा तरह से पढ़ते चलना है। दोस्तों आपको सभी इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट का अच्छी तरह से तैयारी कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि नाभिक का घनत्व लगभग होता है। नाभिक का जो घनत्व होता है वो लगभग कितना होता है। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि नाभिक का जो घनत्व होता है वो लगभग कितना होता है। तो दोस्तों आप पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 2.3 × 10⁻17 kg/m³ होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आपको प्रीवियस में पूछा हुआ प्रश्न है कि नाभिक का घनत्व लगभग होता है, तो 2.3 × 10⁻17 kg/m³ होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर 24 में कह रहा है कि फोटोन होता है। फोटोन जो होता है वो क्या होता है, विभाज्य होता है, अविभाज्य होता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा जो फोटोन होता है वह हमेशा अविभाज्य होता है। ठीक है, अविभाज्य यानी उसे उसे बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, अविभाज्य होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, अविभाज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि पूरे चक्कर के लिए प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल का औसत परिणामी मान होता है। पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा में है 0 और तीसरा में है 2E0/π -2E0/π। ठीक है, पूरे चक्कर यानी कंप्लीट साइकिल के लिए प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल का जो औसत परिणामी मान जो होता है वह 0 होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया 0। लेकिन आपको हाफ साइकिल के लिए पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा 2E0/π होता है। ठीक है, आप इस पहलू को याद रखिएगा। अगर आपको आधे चक्कर के लिए पूछा जाएगा तो यह मेरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरे चक्कर के लिए पूछा जा रहा है तो बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, समय का, दूरी का, वेग का या प्रकाश की तीव्रता का। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, इसलिए दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। दोस्तों इससे पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, यह मेरा तीसरा वीडियो है। और दोस्तों चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।